हेलो स्टूडेंट्स। तो होपफुली आपने सिनॉप्सिस देख लिया होगा इस चैप्टर का, दैट इज वेव ऑप्टिक्स का। और यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ मैं, एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पे एमएचटी सीईटी से रिलेटेड। सो फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहा है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या इन यंग्स डबल स्लिट सेपरेशन इज मेड 3-fold बाय कीपिंग रिमेनिंग सेटअप सेम। कहा गया, हाँ, द फ्रिंज विड्थ बिकम्स। अब देखो जो फ्रिंज विड्थ था हमारा W, उसका फॉर्मूला क्या था पहले बताओ। एक सेकेंड। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा डी बाय डी था। मोटा क्यों नहीं हो रहा भाई? अब ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा डी बाय डी। तो फ्रिंज विड्थ तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ, दो स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस D, और स्लिट विड्थ, जो दो स्लिट स्लिट मतलब दो जो स्लिट था, सोर्सेज था, उनके बीच का डिस्टेंस D, इस पर डिपेंड करता है। तो इन्होंने क्या बोला, इसको स्लिट सेपरेशन भी बोलते हैं। दिस D इज नथिंग बट अ स्लिट सेपरेशन। तो इन्होंने क्या बोला कि सब कुछ तो सेम होगा, बस स्लिट सेपरेशन हम लोगों ने 3 गुना बढ़ा दिया। अब क्योंकि आपका स्लिट विड्थ जो है, फ्रिंज विड्थ जो है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिट सेपरेशन। तो अगर आप D को 3 टाइम्स करोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो आपका फ्रिंज विड्थ 1/3 टाइम्स हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 1/3 टाइम्स हो जाएगा आपका स्लिट विड्थ बिकम्स 1/3 टाइम्स, मतलब कम हो जाएगा, 3 गुना कम हो जाएगा। 3 गुना बढ़ाओगे अगर D को, तो विड्थ जो है आपका ये W क्या आपका इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के बीच का गैप, या फिर फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ आपका 3 टाइम्स कम हो जाएगा। फ्रिंज विड्थ सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये 3 गुना बढ़ाओगे तो ये 3 गुना कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A thin transparent plate of thickness T and refractive index mu is introduced in the path of one of the two interfering fringes। देखो ये हम लोग ने ऑप्टिकल पाथ में देखा था कि दो, अगर सपोज करो स्लिट्स है, और किसी एक स्लिट के आगे आपने अगर सपोज करो T थिकनेस का एक प्लेट इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, इसके, और इन दोनों में से किसी एक में अगर T थिकनेस का आपने एक प्लेट इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो फिर यहां से निकलने वाले रे और यहां से निकलने वाले रे के बीच में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। एंड दैट पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, इज नथिंग बट Tn-1। अब यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने म्यू दे के रखा हुआ है, तो ये पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? T-mu-1। और इन्होंने ये पाथ डिफरेंस दे के रखा हुआ है। इट इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द टू इंटरफेरिंग वेव्स। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, क्वेश्चन तो कंप्लीट ही नहीं है, इसका ऑप्शन कहाँ चला गया? अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे आधा क्वेश्चन यहाँ से वहाँ आ गया बच्चों, ये आधा ही क्वेश्चन है, इसका हाफ क्वेश्चन वहाँ चला गया है, ठीक है। A thin transparent plate of thickness T and refractive index mu is introduced in the path of one of the two interfering waves। ये मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई एक्चुअली कॉपी करने में। The path difference between these waves is changed by half the wavelength of light lambda the thickness of the plate is। तो पाथ डिफरेंस जो भी प्रोड्यूस होता है दोनों के बीच में, दोनों वेव्स के बीच में, the path difference between these waves is changed by half the wavelength of lambda। वो लैम्डा का आधा होगा जो पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ है दोनों के बीच में। जैसे मान लो स्लिट है, इस पे आपने प्लेट इंट्रोड्यूस कर दिया T थिकनेस का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जो रे यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से निकल रहा लाइट, वो पाथ डिफरेंस होता है T-mu-1। ये हमने देखा अभी, T-mu-1। अब ये पाथ डिफरेंस उन्होंने बोला है किसके इक्वल है? λ/2 के इक्वल है। सो दिस इज इक्वल टू λ/2। तो यहाँ से आपको T मिल जाएगा, mu-1 को वहाँ भेज दो तो λ/2 mu-1, दिस इज योर थिकनेस, λ/2 mu-1, ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ। A beam of white light is partially reflected and partially refracted from a surface। तो ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक बीम ऑफ लाइट हमने डाला, पार्शियल रिफ्लेक्शन भी हुआ, पार्शियल आपका रिफ्रैक्शन भी हुआ, मतलब कुछ लाइट अंदर की ओर रिफ्रैक्ट हो गया और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, यही दो चीज़ें हुई हैं। और क्या लिखा है इसमें?
द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट इज 90 डिग्री। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है पूरा। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री, ये होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में थीटा पी होगा, याद करो, और ये पोलराइजिंग एंगल होगा। ब्रूस्टर्स लॉ हमने किया था, पोलराइजिंग एंगल, अगर आपको याद होगा तो ब्रूस्टर्स लॉ में क्या था कि अगर सपोज करो आप पोलराइजिंग एंगल पे लाइट को डालते हो किसी भी मीडियम के, तो कुछ हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट होगा, कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट होगा, और रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, पहली चीज तो ये। और उस केस में क्या होगा, आपका जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगा। तो वैसे इस इन्फॉर्मेशन की भी जरूरत नहीं है। अगर मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये रिफ्लेक्शन है, तो याद रखना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम होता है। तो मैं दोनों को आई आई लिख देता हूँ। एंगल ऑफ, देखो ये अगर एंगल आई है तो ये एंगल भी आई ही होगा। क्यों बताओ? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होता है। तो मैं इसको आई लिख रहा हूँ, ये भी आई लिख देता हूँ मैं। अब देखो आई और 90 डिग्री और 30 डिग्री तीनों एंगल मिला के एंगल से लीनियर पेयर बन रहे हैं। तो आई प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये टोटल मिला के एंगल इन लीनियर पेयर बन रहा है, दैट इज टोटल मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 और माइनस 30, दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 60। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और कुछ नहीं, आप समझ के चल सकते हो ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, देखते हैं स्टेटमेंट ए क्या दिया हुआ है। द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर इक्वली ब्राइट एंड इक्वली स्पेस्ड। यस, ये करेक्ट है। देखो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो होते हैं वो इक्वली ब्राइट होते हैं। अगर ये ब्राइट है और ये अगला वाला ब्राइट है, ये अगला वाला ब्राइट है, तो सबकी ब्राइटनेस सेम होगी, सबकी इंटेंसिटी सेम होगी। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो होते हैं, इंटरफेरेंस में सब सारे ब्राइट फ्रिंजेस का इंटेंसिटी सेम होता है और सब सेम डिस्टेंसेस पे होते हैं। इवन डार्क फ्रिंजेस भी पूरी तरह से डार्क होता है और सबके बीच का डिस्टेंस सेम होता है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। डाइफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। डाइफ्रैक्शन में आपको पता है ना कि आपका जो इंटेंसिटी है वो इस तरीके से वेरी करता है। डाइफ्रैक्शन में जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगा उसका इंटेंसिटी और विड्थ सबसे ज़्यादा होता है और धीरे धीरे विड्थ कम होते रखता है। पर ये डाइफ्रैक्शन में होता है। इंटरफेरेंस में सब इक्वली स्पेस्ड और सेम इंटेंसिटी के होते हैं। अच्छा, बी का पार्ट क्या है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉरी, एट द सेंटर ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज द इंटेंसिटी इज 4 times द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट वेव। सेंटर, देखो ब्राइट सेंटर पे अगर आप जाओगे तो सेंटर पे हमेशा बनता है ब्राइट बनता है। अब ब्राइट की इंटेंसिटी क्या होगी वो हम जो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो अब होता है क्या, यहाँ पे जैसे मान लो 2 स्लिट्स है ठीक है, और ये यहाँ आपका स्क्रीन है, और अगर आप सेंटर की बात करो तो यहाँ पे बनेगा ब्राइट फ्रिंज। तो मान लो एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ से आई, एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ से आई। यहाँ से मान लेते हैं I0 इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों की इंटेंसिटी सेम होती है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होता है। तो यहाँ पे जो भी इंटेंसिटी होगा वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है। तो हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिख रखा है बताओ, I इज इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी हमने हमारे पास जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था वो बताओ, I1 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई और प्लस I2, ये हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला था। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है उस केस में क्या होता है, cos फाई का वैल्यू आपका 1 हो जाता है, क्योंकि जब आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस का कंडीशन क्या था कि फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, 2 पाई, 4 पाई। जब ये सब एंगल्स आते हैं तो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ऐसे केस में देखो हर केस में आपका कॉस का वैल्यू 1 ही है। cos 0 1 होता है, cos 2 पाई 1 होता है, cos 4 पाई 1 होता है। cos पाई 1 हो जाएगा। जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो I का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा बताओ, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है I का वो क्या हो जाएगा, इसको अगर आप देखोगे अच्छे से तो I1 प्लस रूट ऑफ I2, ये सब लिखा है मैंने, देख लेना, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपका। अब इस केस में अगर आप I1 और I2 का वैल्यू डाल दोगे, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, दिस विल बी द मैक्सिमम इंटेंसिटी जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि ब्राइट लाइट बन रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा, समझे।
अब अगर सपोज करो दोनों इंटेंसिटी I1 I2 दोनों सेम निकले, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0, तो जो हम सोर्स यूज कर रहे हैं दोनों में I0 का इंटेंसिटी रखा और अगर इसके अंदर आप डाल दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, अंडर रूट I1 मतलब अंडर रूट I0 प्लस अंडर रूट I0, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट I0 का स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 I0। तो आपका जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है ब्राइट फ्रिंज के पास वो 4 टाइम्स I0 हो जाता है, मतलब किसी एक की इंटेंसिटी पकड़ोगे उससे 4 गुना इंटेंसिटी आपको ब्राइट पॉइंट पे मिलेगा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे मिलेगा, अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोला, एट द सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, सेंटर ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज द इंटेंसिटी इज 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव। एक इंसिडेंट वेव अगर तुम लोगे तो उससे 4 गुना इंटेंसिटी आपको ब्राइट फ्रिंज के पास मिलेगा, ये हमने प्रूव कर दिया। सो इवन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो अगर एम्पलीट्यूड की बात हो तब एक और चीज मैं बता देता हूं, अगर एम्पलीट्यूड की बात हो तो अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है, A0 है, और इसका भी एम्पलीट्यूड A0 है, तो एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है। अगर इसका मैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करूं तो सीधा हो जाएगा 2A0। एम्पलीट्यूड याद रखना ऐड होता है, पर इंटेंसिटी नहीं, इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो रहा है बताओ, 4I0 हो जा रहा है। तो एम्पलीट्यूड भी 4 टाइम्स मत कर देना, एम्पलीट्यूड तो सीधा सीधा ऐड होता है। ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अब पहले का एम्पलीट्यूड A0 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड A0 है, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है, तो एम्पलीट्यूड 2A0 हो गया। लेकिन अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन है, तो जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो 4A0 स्क्वायर हो जाता है, और A0 स्क्वायर मतलब एक इसकी इंटेंसिटी, इसलिए 4I0 हो जाता है। तो एम्पलीट्यूड डबल होगा और इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगा, ये बात याद रखना है यहाँ पे। ब्राइट फ्रिंज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में एम्पलीट्यूड हो जाता है डबल और इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाता है। सो दिस इज करेक्ट, ए भी सही है और बी भी सही है। अब सी का देखते हैं। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स द क्रेस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड्स विथ ट्रफ ऑफ अनदर। नहीं, ये तो गलत है, ये कंडीशन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, क्रेस्ट के ऊपर आ जाता है, ट्रफ के ऊपर आता है। इन्होंने क्या लिखा है, क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर आ गया, जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन है। सो दिस इज नॉट करेक्ट। ए एंड बी ओनली, ये दोनों करेक्ट है, बाकी तीसरा इनकरेक्ट है, तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। A diffraction pattern is obtained by making blue light incident on a narrow slit. If blue light is replaced by red light, then there is no change in diffraction pattern. Diffraction bands become narrower, diffraction bands disappear, और diffraction bands become broader। ये थोड़ा यहाँ वहाँ हो गया है। अब देखो डाइफ्रैक्शन के केस में अगर मैं डाइफ्रैक्शन का भी फ्रिंज विड्थ निकालूँ तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला तो वही होगा, लैम्डा डी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका फ्रिंज विड्थ जो है वो लैम्डा पे डिपेंड करता है। अगर आप लाइट चेंज कर रहे हो, ब्लू लाइट से रेड लाइट पे जा रहे हो, तो स्क्रीन के बीच का और सोर्स के बीच का डिस्टेंस डी तो चेंज होने वाला है नहीं, और इवन आपका जो डाइफ्रैक्शन होता है वो किसी एक सिंगल स्लिट के थ्रू होता है। इस सिंगल स्लिट का जो विड्थ होता है, स्लिट विड्थ, वो ए होता है, और ये आपका स्क्रीन है, इसके बीच का डिस्टेंस डी होता है। तो इन दोनों को तो फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आप ब्लू लाइट से रेड लाइट कर दे रहे हो, लेकिन अगर आप ब्लू लाइट से रेड लाइट कर रहे हो तो दोनों में फ़र्क क्या होगा। देखो ब्लू लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो रेड लाइट के वेवलेंथ से कम होता है, या रेड लाइट का वेवलेंथ ब्लू लाइट के वेवलेंथ से ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब अगर आप ब्लू लाइट से रेड लाइट पे जा रहे हो तो आप लैम्डा इंक्रीज कर रहे हो, और अगर आपने लैम्डा इंक्रीज किया है तो ऑब्वियस बात है आपका फ्रिंज विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा इंक्रीजेस, फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस। फ्रिंज विड्थ इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या, जो फ्रिंजेस होंगे आपके, पैटर्न होंगे, वो और ब्रॉड हो जाएगा। पैटर्न विल बिकम ब्रॉड, दूर दूर हो जाएंगे या फिर और वाइड हो जाएंगे, तो पैटर्न ब्रॉड हो जाएगा। सो डाइफ्रैक्शन बैंड्स बिकम ब्रॉडर, आपका डी सही आंसर है, डाइफ्रैक्शन बैंड्स बिकम ब्रॉडर। बाकी कोई लेना देना नहीं है, डाइफ्रैक्शन पैटर्न डिसअपीयर तो होगा ही नहीं, नैरोवर नहीं होगा, नैरोवर तब होता है जब आप लैम्डा कम करते हैं, और आप ब्लू से रेड पे जा रहे हो ना, डाइफ्रैक्शन पैटर्न
इफ ब्लू लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट, हाँ करेक्ट है। तो आपने वेवलेंथ बढ़ाया तो और ब्रॉड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ लाइट वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ डी, द रिजल्टिंग डाइफ्रैक्शन पैटर्न, स्लिट विड्थ डी देके रखा हुआ है, डाइफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस डी इफ लीनियर विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम, प्रिंसिपल मैक्सिमम मतलब सेंट्रल मैक्सिमम, बीच वाला मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द स्लिट देन द डिस्टेंस डी इज। अच्छा देखो यहाँ पे ये स्लिट है, यहाँ पे स्लिट विड्थ ए ना देकर डी दे के रखा हुआ है, ठीक है उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये डिस्टेंस डी है आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा। अब आपको पता है सेंट्रल मैक्सिमम सबसे मोटा भी होता है और सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी भी होता है सेंट्रल मैक्सिमम का। अब सेंट्रल मैक्सिमम आप देखोगे तो ये पोजीशन है सेंट्रल मैक्सिमम का और ये विड्थ है, और सेंट्रल मैक्सिमम का जो विड्थ होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 लैम्डा डी बाई डी, डी बाई ए होता है, पर क्योंकि स्लिट विड्थ यहाँ पे ए ना लेके डी लिया हुआ है तो मैंने डी लिया हुआ है। अब उन्होंने क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया हुआ है बताओ, सॉरी, इफ लीनियर विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम, ये प्रिंसिपल मैक्सिमम आपका, इसका लीनियर विड्थ मतलब यही सीधी लाइन वाला जो विड्थ है, एक एंगुलर विड्थ भी होता है उसकी बात हम बाद में करेंगे अगर क्वेश्चन उस पर आया तो, लेकिन फिलहाल ये लीनियर विड्थ की बात कर लेते हैं। ये जो लीनियर विड्थ है डब्ल्यू सी 2 लैम्डा डी बाई डी इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द स्लिट, ये स्लिट विड्थ के बराबर है, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो इसको इक्वल टू डी डाल दो, इज इक्वल टू स्लिट विड्थ देन ड डिस्टेंस डी इज। तो बताओ डी क्या होगा, तो भाई डी निकाल लो यहाँ से, ये डी वहाँ चला जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 लैम्डा हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा, डी स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा, ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ए बी दो स्टेटमेंट देके रखा हुआ है। व्हेन क्रेस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड्स विद क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, दिस पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पहले ही उल्टा बोल दिया, गलत स्टेटमेंट हो गया। क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, स्टेटमेंट गलत है। टू कोहेरेंट सोर्सेस, अब देखो कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब क्या होता है, अगर दो सोर्सेस कोहेरेंट हैं तो दोनों सोर्सेस का सेम फ्रीक्वेंसी होगा एंड सेम फेज डिफरेंस होगा या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पक्का हो जाएगा, कभी बाद में चेंज नहीं होगा। फेज डिफरेंस की बातें मैं कर चुका हूं, पर ये दो स्टेटमेंट आप याद भी रख सकते हो कि अगर दो सोर्सेस कोहेरेंट है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा। और आई थिंक वहीं दिया हुआ है, टू कोहेरेंट सोर्सेस एमिट वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस, तो ये स्टेटमेंट ए गलत है, स्टेटमेंट बी सही है, ठीक है। तो ए गलत कहाँ पे लिखा हुआ है, ए एंड बी आर रॉन्ग, दोनों तो रॉन्ग नहीं है, ए एंड बी आर करेक्ट। लास्ट स्टेटमेंट देख लो, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट व्हाइल स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग, स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। ओके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। In Young's double slit experiment, the intensity at a point where the path difference is lambda by 4 is I लिखा है, I dash लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है, चलो ठीक है। If the maximum intensity is I naught, then the ratio I naught upon I is, I naught maximum intensity है, ठीक है, और I बोला है intensity at a point where the path difference is lambda by 4। चलो एक काम करते हैं, पहले तो मान लो दो आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फिर से हम लोग वो डायग्राम बना लेते हैं। ये दो सोर्सेस, मान लो यहाँ से लाइट निकल रहा है और किसी पॉइंट पे स्क्रीन पे दोनों सोर्स से लाइट आ रहा है और यहाँ पे आपके इंटेंसिटी दिखाना है आपको, जो टोटल इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी, यहाँ से निकला आई नॉट इंटेंसिटी, यहाँ से भी निकला आई नॉट इंटेंसिटी। हम आई नॉट के लिए बना लेते हैं, उसके बाद फिर क्या चेंजेस करना रहेगा हम बाद में देख लेंगे तो ठीक है। अब हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है इस पॉइंट पे, एक सेकेंड, अभी हम लोगों ने देखा था जब ब्राइट बैंड बनेगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगा और मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू 4 आई नॉट होता है, ये भी हम जानते हैं। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगा यहाँ पे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो क्या आता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज गिवन बाय अंडर रूट, अगर आपको नहीं, अंडर रूट नहीं, अगर आपको याद होगा तो, अरे यार
दैट इज इक्वल टू I1 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई, और फाई क्या है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है, और प्लस I2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्योंकि I1 I2 दोनों इक्वल है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों इक्वल होते हैं और दोनों I0 के बराबर यहाँ पे देके रखा हुआ है, तो फिर आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, I0 प्लस 2 रूट ऑफ I0 का स्क्वायर हो जाएगा, I0 इंटू I0 कॉस फाई प्लस I0। तो आप यहाँ से देखोगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, I0 प्लस I0 2I0 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2I0 हो जाएगा, ये भी 2I0 और ये कॉस फाई लग जाएगा। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो 2I0 अगर तुम कॉमन ले लेते हो तो ये आ जाएगा, इसमें कॉमन, इसमें देखो 1 बचेगा और इसमें बचेगा कॉस फाई। अब मैथ्स में एक इक्वेशन है, सॉरी मैथ्स में एक फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, यहाँ पे 5 है तो 5 बाई 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनेगा इस पॉइंट पे वो क्या बनेगा बताओ, 4I0 कॉस स्क्वायर 5 बाई 2, यही आपका इक्वेशन बनता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हो, मतलब कहीं पर किसी पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी की लाइट होगी वो डिपेंड करता है कि दोनों वेव के बीच में उस पॉइंट पर कितना फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस पर डिपेंड करता है। और हम जानते हैं कि 4I0 जो होता है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है, I max होता है, ये हम देख चुके हैं। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू I max कॉस स्क्वायर 5 बाई 2, ये इक्वेशन फिक्स कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस, सारी थियरी पढ़ ली हम लोगों ने, क्वेश्चन पे आते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 4 इज I। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे पाथ डिफरेंस आपको देके रखा हुआ है, फेज डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, हमको चाहिए फेज डिफरेंस। लेकिन अगर आपको पाथ डिफरेंस दिया हुआ है तो फेज डिफरेंस बड़े आसानी से मिल सकता है, आपको ये फॉर्मूला बस याद रखना है। मैंने आपको टेबल बना के दिया था, अगर आपको टेबल याद होगा तो पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में, तो फेज डिफरेंस अगर सपोज करो आपका 5 है, पाथ डिफरेंस अगर सपोज करो आपका x मान के चल लेते हैं, और डेल्टा फाई डेल्टा x लिख लो और डेल्टा t लिख लेते हैं, है ना। ये पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस। अब देखो अगर आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा है, फेज डिफरेंस 2 पाई होगा और टाइम डिफरेंस कैपिटल T दैट इज टाइम पीरियड के बराबर हो जाएगा। तो ये आप डब्बा याद रख सकते हो, इससे आपको एक वैल्यू अगर देके रखा हुआ है तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए बताओ, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन चाहिए, इसमें टाइम डिफरेंस जनरली नहीं आता है, तो आप ये 2 कॉलम याद रख सकते हो कि डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। ये डायरेक्टली इक्वेशन याद रख लोगे तो भी चलेगा। इससे आपको क्या मिलेगा, डेल्टा डेल्टा हटा दो तो भी चलेगा, एक्चुअली डेल्टा, रुको यार फिर से मैं दूसरे, ये देखो यहाँ पे ऐसे, ये फेज डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस और ये टाइम डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस 2 पाई है, पाथ डिफरेंस लैम्डा है, ये स्मॉल t आएगा सॉरी, तो टाइम डिफरेंस t आ जाएगा। तो हमें पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में रिलेशन चाहिए ना, तो फाई अपॉन 2 पाई विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन लैम्डा। दूसरे पेज पे चलते हैं, नाउ सी फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन लैम्डा। इन्होंने पाथ डिफरेंस देके रखा हुआ है, पाथ डिफरेंस कितना दिया हुआ है बताओ, लैम्डा बाई 4 दिया हुआ है, देख रहे हो ना। तो आपको फेज डिफरेंस बड़े आसानी से मिल जाएगा, लैम्डा बाई 4 दिया हुआ है, यहाँ पे x का वैल्यू लैम्डा बाई 4 दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट करो तो फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 अपॉन लैम्डा, लैम्डा लैम्डा गया तो बचेगा क्या बताओ, फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 4 और दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी कि आपका फेज डिफरेंस पाई बाई 2 आ रहा है, करेक्ट। फेज डिफरेंस पाई बाई 2 हमें मिल गया और हमारे पास इक्वेशन क्या बताओ। अब ये डेरिवेशन मैंने कराया है, लेकिन आप डायरेक्टली ये इक्वेशन याद रख सकते हो, आई आर इज इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5 बाई 2, आई आर इज इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5 बाई 2। तो एक्चुअली में आपका काम जो है यहीं से स्टार्ट होता है, ये इक्वेशन आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, यहीं से आपका सोल्यूशन स्टार्ट होता है। उसके पहले तो मैंने बस बैकग्राउंड दिया इसका, ये लिख दिया, अब ये इक्वेशन लिख दिया। अब पहली चीज तो ये इन्होंने क्या बोला है
कि हमको उस पॉइंट पे इंटेंसिटी चाहिए यहाँ पे λ/4 पार्ट डिफरेंस है। λ/4 पार्ट डिफरेंस है, इसका मतलब इतना फेज डिफरेंस है। तो पहले उस पॉइंट का इंटेंसिटी निकाल लो, और उस पॉइंट का इंटेंसिटी उन्होंने क्या बोल के रखा है, क्या है, आई है। तो हम आई निकालेंगे यहाँ पे। आई विल बी इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर, और फाई का वैल्यू कितना है, π/2 है, तो π/2 इंटू 2 π/4 हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर π/4 हो जाएगा। अब cos π/4 कितना होता है, cos π/4 आपको पता है 1/√2 होता है, तो cos π/4 1/√2 हो जाएगा। cos π/4 cos 45 डिग्री 1/2 उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आई मैक्स बाई 2 हो जाएगा, आई मैक्स बाय 2, ये आपका आई आ गया। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, किसका रेशियो चाहिए इनको, I0 अपॉन आई। अब I0 क्या है, I0 एक्चुअली क्या है, आई मैक्सिमम है, तो आई मैक्सिमम एक्चुअली में क्या है आपका I0 है। इन्होंने देके रखा है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी हम I0 बोल रहे हैं, और इनको रेशियो क्या चाहिए बताओ, I0 अपॉन आई का रेशियो चाहिए। तो I0 मतलब आपका आई मैक्सिमम हो गया, और आई का वैल्यू क्या होगा, आई मैक्सिमम बाय 2, आई मैक्सिमम बाय 2। तो ये रेशियो आपका कितना हो जाएगा बताओ, I0 अपॉन आई विल बी इक्वल टू 2/1। 2/1 का रेशियो है, और ये 2/1 का रेशियो 2 आ जाएगा, मतलब आधी इंटेंसिटी हो रही है, 2:1 I0 मैक्सिमम इंटेंसिटी। यस, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स आर d डिस्टेंस अपार्ट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में टू स्लिट्स आर d डिस्टेंस अपार्ट, यानी दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस d दिया हुआ है। इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस d, स्क्रीन d डिस्टेंस, वही सेम चीज फ्रॉम द स्लिट्स। द फर्स्ट डार्क फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन डायरेक्टली ऑपोजिट टू वन ऑफ द स्लिट्स। मतलब एक स्लिट के जस्ट, अभी देखो ये बीच का पूरा हो गया, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा, इतना फिक्स है। डायरेक्टली एक स्लिट के सामने आपका फर्स्ट डार्क फ्रिंज आता है, क्या, फर्स्ट डार्क फ्रिंज आ रहा है आपका यहाँ पे, तो दिस इज डार्क, पहला डार्क है, तो आपका n का वैल्यू पहले तो हम 1 फिक्स कर देंगे, और ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज है, इज डायरेक्टली ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन डायरेक्टली ऑपोजिट टू 1, एक स्लिट के जस्ट सामने आपका फर्स्ट डार्क फ्रिंज आया। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज, हमें लाइट का वेवलेंथ चाहिए। तो अब देखो ये डिस्टेंस तो क्लियर हो गया। अब देखो डार्क फ्रिंजेस का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग y डैश लेते हैं, और डार्क फ्रिंजेस के लिए डिस्टेंस y डैश का फॉर्मूला क्या था, 2n - 1 लैम्डा d बाय 2d, ये था। अब फर्स्ट डार्क फ्रिंज मतलब क्या हो जाएगा, y1 डैश हो जाएगा, तो n का वैल्यू 1 डाल दो, n का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, लैम्डा d बाय 2d। ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस है ना। और ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज का जो डिस्टेंस होता है, इसका वैल्यू क्या है बताओ, इसका वैल्यू ये d का आधा हो जाएगा, तो ये एक्चुअली में d/2 डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका मतलब y1 डैश इज नथिंग बट d/2, करेक्ट है, d/2। तो d/2 विल बी इक्वल टू लैम्डा d/2d, और यहाँ से आपको 2 और 2 कैंसिल होता हुआ दिखेगा, तो लैम्डा का आंसर आपको यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा d²/d, d²/d, बस आ गया आपका, लैम्डा इज इक्वल टू d²/d, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। See, the path difference between two interfering light waves meeting at a point on the screen is 87/2 लैम्डा। तो दो वेव्स जो एक स्क्रीन पे मिल रहे हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस दे के रखा है उन्होंने, पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 87/2 लैम्डा। तो इसको आप लिख सकते हो 87 इंटू λ/2। द बैंड ऑब्टेन्ड एट दैट पॉइंट इज, तो वो बैंड क्या होगा, मतलब पाथ डिफरेंस अगर सपोज करो 87 λ/2 है दो वेव्स के बीच में, तो वो डार्क बैंड बनाएंगे कि ब्राइट बैंड बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या था बताओ, डार्क बैंड मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट बैंड मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ब्राइट के लिए कंडीशन क्या था कि आपका जो पाथ डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू n लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। और डार्क मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस का कंडीशन है इट शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, ऑड नंबर λ/2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि ये ऑड मल्टीपल है λ/2 का,
तो आपका डार्क बैंड ही बनेगा, ये तो गारंटीड है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपका ब्राइट का तो बात ही खत्म हो जाएगा, ये गया ये गया। और कौन सा डार्क बैंड बनेगा वो भी हम लोग को पता करना है, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। अब आपका पाथ डिफरेंस 87 लैम्डा बाई 2 है, और डार्क के लिए क्या होना चाहिए 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो अगर मैं यहाँ पे पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 है और इन दोनों से कंपेयर करूँ तो 2n माइनस 1 की जगह पे 87 आ जा रहा है। तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 87। यहाँ पे n जो है वो नंबर है ब्राइट बैंड का, कि कौन से नंबर का ब्राइट बैंड बन रहा है। तो n निकाल लो यहाँ से, 2n इज इक्वल टू 88 हो जाएगा और n का वैल्यू 44 हो जाएगा। तो इसका मतलब 44th डार्क बैंड बन रहा था ना, डार्क बैंड बनेगा 44th डार्क बैंड, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Two waves having amplitudes in the ratio 5:1 produce interference. The ratio of the maximum to minimum intensity, देखो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है मैंने, मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक तो a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, और दूसरा इंटेंसिटी के टर्म्स में रूट ऑफ i1 प्लस रूट ऑफ i2 अपॉन रूट ऑफ i1 माइनस रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम पहला वाला फॉर्मूला यूज करोगे क्योंकि हम लोग को देके रखा हुआ है एम्पलीट्यूड्स का रेशियो। तो एम्पलीट्यूड्स का रेशियो 5:1 है। इसमें तो गड़बड़ है, एम्पलीट्यूड का रेशियो 5:1 देके रखा हुआ है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे पहुंचोगे, पहले तो a1 अपॉन a2 देके रखा है आपको, क्या 5/1। तो आप यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 विल बी इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1। अब स्क्वायर कर दो, तो a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6 अपॉन 4 का स्क्वायर, यही होगा ना। ये हो जाएगा आपका आई मैक्सिमम, देख रहे हो, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम। ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पता है ना, a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 विल बी इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, दैट विल बी इक्वल टू 6 अपॉन 4 का स्क्वायर। 6 अपॉन 4 कितना हो जाएगा बताओ, 3/2 हो जाएगा। 3/2 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 9/4। तो 9:4 का रेशियो, दैट इज ऑप्शन डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टू लाइट रेज हैविंग द सेम वेवलेंथ लैम्डा इन वैक्यूम आर इन फेज इनिशियली। ठीक है, then the first ray travels a path L1 through a medium of refractive index mu1, while the second ray travels a path of length L2 through a medium of refractive index mu2. The two waves are then combined to observe interference. The phase difference between the two waves is, अब देखो दो वेव्स जब वैक्यूम में थे तो दोनों इन फेज थे, दोनों में फेज का कोई डिफरेंस नहीं था। एक वेव को आपने एक मीडियम में भेज दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 और इसने L1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, दूसरे वेव को आपने दूसरे मीडियम में भेज दिया जिसने L2 डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसका mu2 हो गया। अब इन दोनों का आप एक काम करो, ऑप्टिकल पाथ निकाल लो। अब देखो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस जो भी आएगा वो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस दोनों के बीच में क्या आ जाएगा बताओ, जो भी डेल्टा एक्स की हम बात करेंगे, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। इनका ऑप्टिकल पाथ, देखो ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी ऑप्टिकल पाथ ट्रैवल करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू डी, ये हमने पढ़ा है। n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और d उसने जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया होता है इन मीडियम, मीडियम में जो भी इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 दिया है, डिस्टेंस L1 दिया है, तो इसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो mu1 इंटू L1 किया है। इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, mu1 इंटू L1, और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, mu2 इंटू L2। ये दोनों का ऑप्टिकल पाथ है जो उसने ट्रैवल किया है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही आपका पाथ डिफरेंस हो जाएगा। तो डिफरेंस आपका क्या है बताओ, आप इसमें तो दिया नहीं है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, पर हमको सारे इक्वेशन में इसको छोड़ के पहले L1 नज़र आ रहा है उसके बाद L2 नज़र आ रहा है, तो हम पहले यही देख लेते हैं, पहले L1 ले लेते हैं कि मान लेते हैं ये पाथ ज़्यादा बड़ा है, तो mu1 L1 पहले ले लेंगे, mu2 L2 बाद में ले लेंगे। तो पहले लाइट ने mu1 L1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, दूसरे ने mu2 L2 डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो डिफरेंस जो होगा पाथ का क्या हो जाएगा, mu1 L1 माइनस mu2 L2।
अब ये पाथ डिफरेंस है, हमें क्या चाहिए बताओ, फेज डिफरेंस चाहिए। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन अभी देखा था हम लोगों ने, देखो यहाँ पे कहाँ गया, ये डब्बा बनाया था ना, इस डब्बे को याद रखना है बस। फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा। फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा। फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई, देखो फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस, वहां पे डेल्टा नहीं लिखा था पर ठीक है, पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा। तो बताओ फेज डिफरेंस फाई क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का वैल्यू यहां से डाल दो, तो आपका फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा, डेल्टा एक्स का वैल्यू ये रहा, μ1L1 माइनस μ2L2। तो ये आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। देखो इसमें μ2L2 माइनस μ1L1 भी हो सकता है, मतलब ये पहले भी आ सकता है, ये बाद में भी आ सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ज़्यादा डिस्टेंस किसका है, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है कि ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्योंकि अब ऑप्शन में यही दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। A parallel monochromatic beam of light incident normally on a narrow site, a diffraction pattern is formed on a screen placed perpendicular to the direction of incident beam। ये डायफ्रैक्शन की बात कर रहा है, तो ये एक स्लिट है, इसके रेज इसमें डाले गए और आपको एक स्क्रीन पर डी डिस्टेंस के स्क्रीन पर डायफ्रैक्शन पैटर्न मिल गया, ठीक है। एट द फर्स्ट मैक्सिमम ऑफ द डायफ्रैक्शन पैटर्न द फेज डिफरेंस बिटवीन द रेज कमिंग फ्रॉम द एजेस ऑफ द स्लिट इज, अच्छा ये एजेस है, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पूछा है, ए और बी के बीच का, क्योंकि रेज यहाँ से सब पैरेलल आएंगे ना, बहुत सारे रेज आएंगे, पर हम डायफ्रैक्शन में सिर्फ जो एक्सट्रीम रेज होते हैं उनके बीच का ही फेज डिफरेंस देखते हैं। अब देखो यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो सबसे बीच में बनता है वो बीच में आपका सेंट्रल मैक्सिमम बनता है, सेंट्रल मैक्सिमम के बाद आपका फर्स्ट मिनिमम बनेगा, फर्स्ट मिनिमम के बाद फिर आपका ये फर्स्ट मैक्सिमम बनता है। याद रखना कि फर्स्ट मैक्सिमम सेंट्रल के बाद आता है, सेंट्रल को आप फर्स्ट नहीं बोल पाओगे, ये तो जीरो पोजीशन पे है ना, तो सेंट्रल के बाद फर्स्ट मिनिमम आएगा, फर्स्ट मिनिमम के बाद ये रहा आपका फर्स्ट मैक्सिमम। इन्होंने क्या बोला है बताओ, एट द फर्स्ट मैक्सिमम ऑफ द डायफ्रैक्शन पैटर्न द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स। जैसे मान लो इस पॉइंट पे फर्स्ट मैक्सिमम बन रहा है, तो यहाँ पे एक रे ए से जो आ रहा है और बी से जो आ रहा है, इनके बीच में फेज डिफरेंस पता करना है। तो अब एक काम करो, यहाँ पे जो आपका पाथ डिफरेंस होता है उसका इक्वेशन हम लोगों ने लिख रखा था डायफ्रैक्शन में। डायफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस से केस थोड़ा उल्टा आता है, क्योंकि हम सिर्फ यही दो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, ए और बी। तो आप देखोगे डायफ्रैक्शन के केस में मिनिमम का पाथ डिफरेंस का कंडीशन क्या था, मिनिमम अगर बन रहा है या मिनिमा बन रहा है, अगर सपोज करो मिनिमा बन रहा है मतलब डार्क बन रहा है, डार्क वैसे पूरी तरह से ये होता नहीं है, इसलिए हम उसको डार्क नहीं बोलते हैं, मिनिमम बोलते हैं, पर ठीक है जो आपका मिनिमम बन रहा है, मिनिमम लिख देता हूं मैं, या डार्क फ्रिंज की आप जैसे बात कर लो, तो उसका कंडीशन क्या था, उसका कंडीशन ये था कि पाथ डिफरेंस होना चाहिए एन लैम्डा, उल्टा है थोड़ा सा, और एन का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और अगर मैक्सिमम बन रहा है तो मैक्सिमम के केस में, मैक्सिमम समझ लो आप ब्राइट समझ लो, तो मैक्सिमम के केस में जो पाथ रेफरेंस है उसका कंडीशन क्या दिया था, 2n+1, यहाँ पे याद रखना प्लस ही आएगा, क्लियर है, प्लस लैम्डा बाय 2, और आपका n जो है 1 से ही स्टार्ट होगा। n1 का मतलब होता है फर्स्ट मैक्सिमम, सेकेंड मैक्सिमम, थर्ड मैक्सिमम, फर्स्ट मिनिमम, सेकेंड मिनिमम, थर्ड मिनिमम। सो फॉर फर्स्ट मिनिमम, सॉरी फॉर फर्स्ट मैक्सिमम n का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, n का वैल्यू हो जाएगा आपका 1, n का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको पाथ डिफरेंस मिल जाएगा, और इस पाथ डिफरेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 1 डालोगे तो 2 + 1 3 लैम्डा बाय 2। ये फर्स्ट मिनिमम के लिए इतना पाथ डिफरेंस होगा। पर इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है फेज डिफरेंस, दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस। तो अगर मेरे पास पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस भी मिल ही जाएगा। पाथ डिफरेंस को मैं x लिख देता हूँ, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 लैम्डा बाय 2, और अब हम कई बार कर चुके हैं, 5/2π = x लैम्डा, यही इक्वेशन होता है ना पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के लिए। तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 2π/λ × x। आप इसको भी डायरेक्टली याद कर सकते हो, फाई = 2π/λ × x, फेज डिफरेंस = 2π/λ × पाथ डिफरेंस, सो दैट इज इक्वल टू 2π/λ, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा
3 लैम्डा बाई 2, लैम्डा लैम्डा गया 2 और 2 गया, 3 पाई रेडियन का फेज डिफरेंस आ जाएगा, 3 पाई रेडियन का फेज डिफरेंस, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट, द ऑप्टिकल पाथ difference between two identical light waves, the optical path difference between two identical light waves arriving at a point is 31.5 lambda, where lambda is the wavelength of light used, दो बार रिपीट हो गया, where lambda is the wavelength of light used, the point is two sources are coherent, मतलब frequency same है, उसका कोई टेंशन नहीं है। अब देखो इस पॉइंट पे दो वेव्स आ रहे हैं, दोनों वेव्स के बीच में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस देके रखा है, इन शॉर्ट पाथ डिफरेंस ही दिया हुआ है आप समझ लो, और वो पाथ डिफरेंस जो है वो कितना दिया हुआ है आपका 31.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो वो ब्राइट है कि डार्क है ये आपको पता करना है। तो देखो ये सिंपल है, मैंने आपको बताया था, कई बार हम कर चुके हैं। पाथ डिफरेंस अगर एन लैम्डा रहा तो ब्राइट, एन लैम्डा मतलब क्या, एन यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, कोई भी इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, और अगर ये पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 रहा, 2n-1 लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 रहा तो ये डार्क बनेगा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब देखो ना तो ये इंटीजर है, अगर 31.5 लिखा हुआ तो इंटीजर नहीं हुआ ना, डेसिमल में आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको 31.5 है ना, तो 0.5 को अलग कर दो, इसको 31 लिखो और प्लस 0.5 लिखो, और 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 1/2 लिख सकते हैं, इसको 1/2 लिख दो। इसी तरह से प्रोसेस को करना ही है। अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 31 × 2 कितना होगा बताओ, 62 हो जाएगा, राइट, 62 + 1 63, 63/2 लैम्डा, और इसे सेपरेट करके 63 लैम्डा बाई 2 लिख दो। अब ये ऑड नंबर आ गया, तो आपका पाथ डिफरेंस जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, इसका मतलब ये डार्क पॉइंट होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव डार्क, ऑप्शन डी। समझे, बढ़ते हैं आगे। द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंसेस, इंटेंसिटीज का रेशियो देके रखा हुआ है, I1/I2 इज इक्वल टू 49/16 ठीक है। देन द रेशियो ऑफ द रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी। अब ये इंटेंसिटी के टर्म्स में हम लोग को पता है कि Imax/I_minimum जो होता है वो √I1 + √I2 अपॉन √I1 - √I2 होता है का स्क्वायर। तो हम एक काम करेंगे, यही यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो √I1/√I2 इज इक्वल टू √49/√16 आ जाएगा। तो √I1/√I2 इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है और 16 का 4 होता है। अब फिर से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, तो √I1 + √I2 अपॉन √I1 - √I2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 7 + 4 अपॉन 7 - 4, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो √I1 + √I2 अपॉन √I1 - √I2 का अगर स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 + 4 11, 11 का स्क्वायर अपॉन 7 - 4 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यही आपकी क्या है Imax/I_minimum, ये हो जाएगा आपका Imaximum/I_minimum एंड दैट इज इक्वल टू 121/9, दैट इज ऑप्शन डी। सिंपल, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, ऑन प्लेसिंग अ थिन फिल्म ऑफ माइका ऑफ थिकनेस 12 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेरिंग वेव्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमैटिक लाइट, द फ्रिंज पैटर्न shifts through a distance equal to width of the bright fringe. Okay, if wavelength used is lambda, इतना wavelength यूज किया गया, the refractive index of mica is, ठीक है, refractive index of mica शीट पूछा गया है आपको, और आपको ये बोला गया है कि इसका जो थिकनेस है माइका शीट का वो कितना दिया हुआ है 12 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में, तो मैं सेंटीमीटर में रखता हूँ। अब यहाँ पे देखो एक्चुअली होता क्या, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो किसी एक की जगह पे कोई आप ट्रांसपेरेंट शीट रख दोगे तो ये आपका स्क्रीन का डिस्टेंस है,
तो जो दोनों रेज यहाँ से निकलेंगे तो इन दोनों के बीच में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आ जाता है, और इस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की वजह से आपका पूरा का पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली में इस पर सवाल नहीं पूछना चाहिए था इस पर, क्योंकि ये जो शिफ्ट है, शिफ्ट का फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, तो ये आपके थोड़े सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन हो गया। पर स्टिल ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए मैंने वो थियरी में बताया नहीं है। शिफ्ट कितने से शिफ्ट होता है, कितने से आपका कितने डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाता है, उसका फॉर्मूला होता है, और उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है टी म्यू माइनस 1 डी बाई डी, ये फॉर्मूला होता है। इतने से आपका इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट हो जाता है, इसका फॉर्मूला है। अब इसके डेरिवेशन पे मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, वैसे भी ये आपके सिलेबस में टेक्स्ट बुक में तो नहीं दिया हुआ है, पर स्टिल इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे वो लॉजिक दे के बता सकते हैं कि सिलेबस के अंदर का ही है, लेकिन ये फॉर्मूला आपके बुक में नहीं है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आई थिंक मेरे हिसाब से आपके बुक से बाहर है। खैर ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा और कुछ नहीं। ये शिफ्ट होता है। इन्होंने क्या बोला देखो, द डिस्टेंस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू विड्थ ऑफ फ्रिंज, राइट फ्रिंज। मतलब जो शिफ्ट हो रहा है, जितने डिस्टेंस से शिफ्ट हो रहा है वो डिस्टेंस किसके इक्वल है, ब्राइट फ्रिंज के विड्थ के इक्वल है, मतलब आपके फ्रिंज विड्थ के इक्वल है, ऐसा उन्होंने बोला है। फ्रिंज विड्थ के इक्वल है आपका शिफ्ट का वैल्यू। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप देखते हो तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। सो फ्रॉम 1 एंड 2 आपका वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, W इज इक्वल टू टी म्यू माइनस 1 डी बाई डी। नो विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा डी बाय डी इज इक्वल टू टी म्यू माइनस 1 इंटू डी बाय डी। डी और डी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको टी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1। टी का वैल्यू आ जाएगा लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1। अब सारे वैल्यूज डाल दो, निकाल लो। और टी का वैल्यू आपको देके रखा हुआ है 12 इंटू 10⁻⁵, तो म्यू यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्या, अच्छा ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू म्यू ही ले लो। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एन यूज़ कर रहा था, आपको मैंने एन सिखाया था, पर कई जगह पे एन यूज़ करते, कई जगह पे म्यू यूज़ करते हैं, यहाँ पे म्यू यूज़ कर रहा हूँ तो म्यू ही सही। तो म्यू का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को पता करना है, टी का वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁵ है, तो 12 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁵, 6 इंटू 10⁻⁵ अपॉन म्यू माइनस 1 हो जाएगा। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ये तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। म्यू माइनस 1 को यहाँ लेके आ जाओ, म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू, अरे यार, म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 2 को नीचे भेज दो, 1/2। तो म्यू का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1, ये भाई 3.5 आ रहा है, और नहीं सॉरी 3/2 आ रहा है ना, सॉरी 1/1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2 इज इक्वल टू 1.5। तो म्यू का वैल्यू यहाँ पे 1.5 आ रहा है आपका, एंड दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल्ड, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन फ्रिंजेस इन सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट इज। अब ये एंगुलर सेपरेशन क्या होता है पहले ये समझ लो। मान लो देखो आपका सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन है, ठीक है, यहाँ से रेज आएंगे और सामने स्क्रीन पे पड़ेगा, और स्क्रीन पे पड़ने के बाद पहली चीज़ तो ये कि कहीं ना कहीं आपका वो डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनाएगा। मान लो किसी का ये यहाँ पे इस पॉइंट पे मिनिमम बन रहा हो या मैक्सिमम बन रहा हो, तो यहाँ से यहाँ तक जो आपका डिस्टेंस होता है वो लीनियर डिस्टेंस होता है, जिसको आप YN लिखते हो, दिस इज योर लीनियर डिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ से अगर आपने एंगल मेजर कर लिया इसका, ये एंगल, इसको बोला जाता है एंगुलर विड्थ, दिस इज नोन एज एंगुलर विड्थ। तो लीनियर डिस्टेंस और ये हो जाता है आपका एंगुलर विड्थ। तो यहाँ पे या एंगुलर सेपरेशन बोल सकते हो आप इसको, एंगुलर विड्थ, एंगुलर सेपरेशन, जो भी है। अगर मान लो यहाँ पे एक फ्रिंज है और यहाँ पे एक फ्रिंज है, तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा वो आपका एंगुलर सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है स्लिट पे, यही आपका एंगुलर विड्थ या एंगुलर सेपरेशन कहलाता है। अब इन्होंने सवाल क्या पूछा है बताओ, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल्ड, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस d होता है, d को अगर मान लो तुमने डबल कर दिया, 2d कर दिया,
तो पूछा क्या गया है, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन फ्रिंजेस इन सिंगल स्लिट डायफ्रेक्शन, फ्रिंजेस के बीच में एंगुलर सेपरेशन का क्या होगा। अब मान लो आपका एक फ्रिंज है यहाँ पे और एक फ्रिंज है यहाँ पे, उनके बीच का जो आपका फ्रिंज विड्थ होता है उसको हम लोग डब्ल्यू लिखते हैं, है ना, ये डब्ल्यू लिखते हैं। तो अब यहाँ पे जो डब्ल्यू है ये तो फ्रिंज विड्थ हो गया, लेकिन उसका एंगुलर सेपरेशन क्या हो गया, थीटा हो गया। अब इसको लिखोगे कैसे, देखो ये बहुत ही छोटा होता है, ये जो डब्ल्यू होता है वो काफ़ी छोटा होगा फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ, अब इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप ये मान सकते हो कि ये एक बड़े सर्कल का हिस्सा है जिसका एक आर्क डब्ल्यू है और थीटा एंगल है, और आपको थीटा को किस में मेजर करना है, रेडियन में मेजर करना है। और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल माना जा सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना ये बहुत ही पतला होता है, डब्ल्यू बहुत ही छोटा होता है। तो ये डी है तो ये भी आप डी मान के चलो, ये भी डी मान के चलो, ये भी डी मान के चलो, जिससे ये एक बड़ा सर्कल बन जाए और डी उसका रेडियस बन जाए, ये उस सर्कल का सेंटर बन जाए और डब्ल्यू उसका आर्क बन जाए। और रेडियन में थीटा को आप कैसे डिफाइन करते हो, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। अब आर्क लेंथ का वैल्यू क्या है बताओ, डब्ल्यू हो जाएगा, रेडियस डी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एंगुलर सेपरेशन हो गया। जो डब्ल्यू आपका विड्थ है उसका फॉर्मूला आप डाल सकते हो, हम लोगों को पता है कि जो फ्रिंज विड्थ है उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई ए मतलब यहाँ पे सेपरेशन। और यही अगर सपोज करो आपका इंटरफेरेंस होता या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता तो हम ए के बजाय दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस डी लिख देते हैं, यहाँ डी लिख देते हैं। तो डब्ल्यू का वैल्यू लैम्डा डी बाई ए अपॉन डी, डी और डी हो जाएगा कैंसिल, तो थीटा का वैल्यू आपका आ जाएगा लैम्डा अपॉन ए। ये आपके एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला है। अब देखो एंगुलर सेपरेशन सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा वेवलेंथ ले रहे हो और आपके स्लिट का साइज क्या है, इसका विड्थ क्या है, बस। डी पे तो डिपेंड ही नहीं करता है, तो डी आप छोटा रखो बड़ा रखो उससे फर्क नहीं पड़ता है। थीटा डजंट डिपेंड ऑन डी, डजंट डिपेंड ऑन स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस, स्लिट के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है एंगुलर सेपरेशन। तो आप बड़ा करो छोटा करो फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन्स सेम। आपका आंसर क्या आ जाएगा, रिमेन्स सेम। तो आपका पूछा क्या गया था कि द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस इन सिंगल स्लिट डायफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट विल रिमेन सेम, चेंज ही नहीं होगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वी गेट 15 फ्रिंजेस पर सेंटीमीटर ऑन द स्क्रीन यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 5600 एंगस्ट्रॉम यूनिट। For the same setting, how many fringes per centimeter will be obtained with the light of wavelength 7000 angstrom unit? अब देखो यहाँ पे 15 फ्रिंजेस पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे लेंथ है, उस 1 सेंटीमीटर के लेंथ पे टोटल 15 फ्रिंजेस हैं, 15 फ्रिंजेस। तो यहाँ से आपको क्या करना है ना, फ्रिंज विड्थ निकाल लेना है। फ्रिंज विड्थ में आपको क्या करना है बताओ, जो भी डिस्टेंस आपको देके रखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक फ्रिंज का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा फ्रिंज विड्थ हो जाएगा। तो आपको काम क्या करना है, जो भी डिस्टेंस आपको देके रखा हुआ है डी, मान लो ये डी डिस्टेंस है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो आप क्या करो, फ्रिंजेस, नंबर ऑफ फ्रिंजेस को डी से डिवाइड कर दो तो आपको फ्रिंज विड्थ मिल जाएगा। नंबर ऑफ फ्रिंजेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, समझे, नहीं गड़बड़ हो गया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रिंजेस कर दो तो आपको एक फ्रिंज विड्थ का, देखो एक फ्रिंज विड्थ का हमको डिस्टेंस चाहिए, एक फ्रिंज विड्थ का डिस्टेंस। तो मुझे बताओ अगर 1 सेंटीमीटर में टोटल 15 फ्रिंजेस है तो एक फ्रिंज का विड्थ क्या होगा, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस को नंबर ऑफ फ्रिंजेस से डिवाइड कर देना है, ठीक है। सो दैट डब्ल्यू, हमको ये डब्ल्यू मिल जाएगा और ये W1 होगा, पहला केस होगा। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर का, नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितना दिया हुआ है 15, तो आप इसको ऐसे रहने दो, W1 विल बी इक्वल टू 1/15। ये हमें फ्रिंज विड्थ मिल गया सेंटीमीटर में। चलिए ये पहला फ्रिंज विड्थ आपको देके रखा हुआ है, समझ में आया, ऐसा दिया है इसका मतलब आपको फ्रिंज विड्थ निकालना है। फ्रिंज विड्थ कैसे निकालना है, डिस्टेंस को नंबर ऑफ फ्रिंजेस से डिवाइड कर दो, फ्रिंज विड्थ मिल गया। इन्होंने क्या बोला है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वी गेट 15 फ्रिंजेस पर सेंटीमीटर ऑन द स्क्रीन यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 5600 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये कब, जब हम लोग ने वेवलेंथ यूज किया 5600 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अब अगला केस क्या है, फॉर द सेम सेटिंग हाउ मेनी फ्रिंजेस पर सेंटीमीटर विल बी ऑब्टेन्ड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम यूनिट।
अगले केस में पूछ रहा है कि हर 1 सेंटीमीटर पे हमें कितना फ्रिंजेस मिलेगा। इसका मतलब हम लोग को एक हिसाब से W2 ही निकालना है, सेकेंड केस में फ्रिंज विड्थ निकालना है, लेकिन आंसर जो होगा वो अलग होगा, मैं आपको बाद में बताता हूं। हमें एक हिसाब से समझ लो कि सेकेंड केस में भी फ्रिंज विड्थ निकालना है अगर हमने वेवलेंथ यूज किया है λ2 एंड दैट इज इक्वल टू 7000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो पहले सेकेंड केस का फ्रिंज विड्थ निकाल लो और ये सिंपल होगा। अगर आपका फ्रिंज विड्थ दिया हुआ है, फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, λd/d। अब हम कोई सेटिंग चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वेवलेंथ चेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपका जो फ्रिंज विड्थ है W, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, क्योंकि d और d जो है हम दोनों केस में सेम रख रहे हैं। अगर W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है तो हम अगले स्टेप में ऐसा लिख सकते हैं W2/W1 इज इक्वल टू λ2/λ1। वैल्यूज डाल दो। W2 हम लोग को ढूंढना है और W1 का जो वैल्यू है वो आपका 1/15 है, तो 1/15 लिख दो। दैट इज इक्वल टू λ2 का जो वैल्यू है वो 7000 है, तो 7000 लिख दो। और λ1 का वैल्यू जो है वो 5600 है, तो 5600 लिख दो। तो 0000 हो गया। अब ये 1/15 वहाँ भेज दो, तो W2 विल बी इक्वल टू 70/56 मल्टीप्लाइड बाय 1/15। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ। देखो 14 5 70 होता है ना, और 14 4 से 56 होता है, 5 1 से 5, 5 3 से 15 होगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो W2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, W2 विल बी इक्वल टू 1/12 आ जाएगा, 1/12। अब देखो 1/12 जो सेंटीमीटर है ये एक फ्रिंज विड्थ का एक फ्रिंज है, एक फ्रिंज का यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है। हम यहाँ पे फिर से फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कौन सा, 1 सेंटीमीटर के केस में। सेकेंड केस में हम देखते हैं हमको क्या चाहिए, पूरे 1 सेंटीमीटर जो डी डिस्टेंस है, पूरे 1 सेंटीमीटर में कितने फ्रिंजेस बन रहे हैं। इन्होंने क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी फ्रिंजेस पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना फ्रिंज बन रहा है ये हमें चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रिंजेस को मैं n लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला के हिसाब से हमारा जो फ्रिंज विड्थ W2 होगा वो क्या होगा बताओ। फॉर्मूला के हिसाब से, फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ फ्रिंजेस, डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो W2 का वैल्यू क्या आया बताओ, 1/12 आया। डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमें निकालना है, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमें कितना मिला, 12 फ्रिंजेस। इस 1 सेंटीमीटर में हमें कितना मिला, इन 1 सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर, तो 12 फ्रिंजेस पर सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन डी। आई होप इट इज क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। In a diffraction pattern, light of wavelength 580 nanometer is incident on normally on a slit of width A. The distance between slit and screen is 2.5 मीटर। अच्छा ठीक हो, पहले तो वेवलेंथ लिख लेते हैं हम लोग। वेवलेंथ का वैल्यू यहाँ पे देके रखा हुआ है 580 नैनोमीटर। अब सबके यूनिट्स क्योंकि अलग अलग है तो हम सारे को SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 580 इंटू नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। नॉर्मली ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ ए, स्लिट विड्थ ए दे के रखा हुआ है, मतलब ये आपका स्लिट विड्थ ए हो गया। और नॉर्मली यहाँ पे पैरेलल रेस यहाँ पे हम लोगों ने भेजा, और द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज 2.5। स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस 2.5 मीटर दे रखा है, तो ये मीटर में ही रहने दो। ये कैपिटल डी का वैल्यू आपका मीटर में दिया हुआ है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड फ्रिंज विड्थ इज 40। अच्छा सेकेंड फ्रिंज विड्थ नहीं है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे देखा था, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज है। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ये वर्ड जो है सेकेंड फ्रिंज विड्थ का कोई मतलब ही नहीं होता, फ्रिंज विड्थ तो एक ही होता है। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज है, ये क्वेश्चन में सेकेंड ब्राइट फ्रिंज होना चाहिए, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। तो क्या बोला गया है, द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड ब्राइट फ्रिंज इज 14.5 mm, फाइंड ए। अब सेकेंड ब्राइट, जैसे कि ये आपका सेंट्रल ब्राइट है, यहीं से डिस्टेंस मेजर किया जाता है आपका। अब ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हो गया, ये सेकेंड ब्राइट फ्रिंज हो गया, तो हमें क्या ढूंढना है, y2। ये हमें y2 की बात कर रहा है वो, और ये y2 हमको दिया हुआ है। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज का जो डिस्टेंस है वो हमको दे के रखा हुआ है, कितना, 14.5 mm। mm का मतलब होता है 14.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ये डिस्टेंस हम लोग को दे के रखा हुआ है, ठीक है। और हमें ढूंढने क्या बोला है बताओ, ए ढूंढने बोला है, ये स्लिट विड्थ ए ढूंढने बोला है। तो बस यहाँ पे yn का फॉर्मूला यूज कर लो।
आप देखो फॉर ब्राइट फ्रिंज, जैसे यहाँ पे डाइफ्रैक्शन है ना, सेकेंड मैक्सिमम, एक्चुअली ब्राइट फ्रिंज डाइफ्रैक्शन के केस में हम लोग ब्राइट नहीं बोलते बल्कि मैक्सिमम बोलते हैं, पर ठीक है चलेगा, ब्राइट लिखा मैक्सिमम लिखा एक ही बात है। फॉर ब्राइट या फिर मैक्सिमम कंडीशन क्या था बताओ, ब्राइट या मैक्सिमम के लिए कंडीशन क्या था, जो डिस्टेंस होता है yn उसका फॉर्मूला होता है 2n + 1 λ/2, n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है ना। ये ब्राइट फ्रिंजेस का पोजीशन का वैल्यू दे के रखा है। अब यहाँ पे हमको y2 चाहिए, मतलब सेकेंड ब्राइट फ्रिंज चाहिए, तो हम y2 लिखेंगे। y2 = क्या हो जाएगा बताओ, 5 λ/2 हो जाएगा, n का वैल्यू 2 डालोगे तो ये हमें दे के रखा हुआ है y2 का वैल्यू 2n + 1 λd/2a, सॉरी पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, तो ये d/a आ जाएगा। अब आपको सारे वैल्यूज दिए हुए, हमको a ढूंढना है, बस हो गया काम। y2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, y2 का वैल्यू 14.5 × 10⁻³ 14.5 × 10⁻³ इज इक्वल टू 5 × लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू जो है वो 580 × 10⁻৯ हो जाएगा। 580 × 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय डी, यानी कि 2.5 अपॉन 2 × a हो जाएगा। अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे ज़रूर लगेगा, करो कैलकुलेट, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना। a का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, तो a विल बी इक्वल टू 25 × 125, तो यानी कि जो 12.5 हो जाएगा इंटू 580 × 10⁻9 अपॉन a मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और ये इसको नीचे भेज रहा हूँ। 14 × 2 = 28, ये हो जाएगा 29 × 10⁻³ अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो मुझे लगता है कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपको। तो 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 580 विल गिव यू 7250 डिवाइडेड बाय 29, तो ये 250 आ रहा है। 250 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻9 10⁻³ कैंसल आउट हो जाएगा, तो 10⁻6 बचता है। 10⁻6 अब इसको किस में आपको दे के रखा हुआ है ये आप देख सकते हैं, देखो 250 आया है, 250 आया मतलब ये वाला होगा, मैच होगा। तो आपको यहाँ तक डेसिमल लाना है, मतलब आपको 0.25 बनाना है, तो 0.25 बनाओगे तो यहाँ से डेसिमल शिफ्ट करोगे तो 3 डेसिमल आगे शिफ्ट करना होगा। 3 डेसिमल शिफ्ट कर रहे हो तो इसमें से 3 कम हो जाएगा, 10⁻³ मीटर ये आ जाएगा। 0.25 × 10⁻³ दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में बच्चों बस इतना ही, बाकी और भी न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो आगे की वीडियोस में आ रहे हैं, तब तक आप ये कंप्लीट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।